हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण को कैसे लिखा जाता है, फिर इसमें इसको संतुलित करने के नियमों को भी पढ़ेंगे कि कैसे संतुलित किया जाता है, फिर क्यों संतुलित किया जाता है ये भी पढ़ेंगे, और फिर भौतिक अवस्थाओं की जानकारी कैसे दी जाती है कि कोई द्रव है, गैस है या जलीय विलयन है, जो भी वो भी जानेंगे। और अंत में इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को करेंगे जो इस किताब में दिया है वो भी, और जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो भी, जो अंत में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो जैसे जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को या उसका दहन होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये किस में बदल जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ये बात हमने पहले कल के वीडियो में बताया है, पिछले वीडियो में। अब इसको अगर हम जैसे बोले हैं वैसे लिखें, इसका विवरण लंबा हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, लेंदी जा रहा है। तो इस तरह से लिखना ये तो सामान्य विधि है, ये कठिन हो जाता है ज़्यादा अगर बड़ा बड़ा रिएक्शन मिल जाए तो, अभिक्रियाएं। इसी को शॉर्ट करके लिखने के लिए हम लोग एक संकेतों का प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम का संकेत लेते हैं, ऑक्सीजन का संकेत लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का संकेत लेकर लिखते हैं। वही संकेत को कहा जाता है, संकेतों से जो रासायनिक समीकरण का, रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसको कैसे शॉर्टकट में लिखेंगे? तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ कि मान लीजिए Mg धातु है और ऑक्सीजन गैस है, वो रिएक्ट करेंगे आपस में, तो MgO बनाएंगे, मेंटेन बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। आगे तो समझ में आया रासायनिक समीकरण क्या है। आगे बता रहा है कि ये वाला जो पार्ट होता है, जो इधर अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको अभिकारक कहा जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको उत्पाद कहा जाता है। ठीक, वही बात बता रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उनमें, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। ठीक है। और इस अभिक्रिया में जो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है। रासायनिक समीकरण क्या है आप समझ गए। तो देखिए अब आगे बता रहा है कि जब हम समीकरण लिखते हैं तो अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को, ये जो अभिकारक है इधर अभिक्रिया के बाईं ओर, वो जब उत्पाद बनता है यानी दाईं ओर, तो उसमें परिवर्तन को उसके बीच में एक तीर का निशान लगाकर दिखाया जाता है। ये बात ध्यान देने योग्य है। फिर अभिकारकों के बीच अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक हैं तो उनके बीच क्या दिया जाता है? प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS की ओर लिखा जाता है। ठीक है। फिर इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी क्या किया जाता है? अगर उत्पाद एक से अधिक बन रहे हैं तो उनके बीच भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, जिसको दाएं साइड में लिखते हैं, RHS साइड में। तीर का जो सिरा होता है वो क्या बताता है? जो तीर इस तरह दिया गया है वो क्या बताता है कि उत्पाद की ओर होता है और अभिक्रिया के होने की दिशा बताता है। तीर का चिन्ह क्या करता है कि अभिक्रिया के होने की दिशा बताता है। ये पॉइंट पता चला हमें। अब रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हम ये जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को जो अभी हमने शब्दों में लिखा उसको संकेतों में लिखने का एक संक्षिप्त विधि है। अब हम शब्दों की जगह पे रासायनिक सूत्र का उपयोग करेंगे और रासायनिक समीकरण को अधिक शॉर्टकट बनाएंगे। रासायनिक समीकरण को किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या करता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ये रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं हम लोग वो किसी हो रहे 2 पदार्थों के बीच क्रिया को दर्शाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण को कैसे लिखा जाएगा? Mg + O2 → MgO। तो Mg ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके MgO बनाया, जो बहुत ही आसान हो गया लिखने में, और हमारे किताब पर कागज पे कम जगह भी छकेगा। बहुत ही उपयोगी भी है समीकरण, संकेत के रूप में लिखना। आगे बता रहा है कि तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की गिनती
कर उनकी तुलना करें। गिनती की, इधर Mg 1 है, इधर भी 1 है, इधर O 2 है, इधर 1 है। ये तो डिसबैलेंस है, बरोबर नहीं है। इधर 2 है, इधर 1 ही, इधर भी 2 होना चाहिए, गायब किधर हो गया। तो आगे पढ़ते हैं, इसका जवाब मिलेगा हमें। क्या दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? नहीं। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। नहीं है तो क्या है? समीकरण असंतुलित है। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। असंतुलित क्यों है? क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। इधर एक ही Mg है, इधर भी एक है, चलो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, इधर एक ही है, तो द्रव्यमान भी अलग अलग हो गया। काउंट करके देख सकते हैं, इसका Mg का 12 गुना 24, ऑक्सीजन का 16 गुना 32, इधर 24 से 16 जोड़ेंगे तो कम ही आएगा, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। इस अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। कंकाली रासायनिक समीकरण, यहाँ पे कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है? तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों के द्रव्यमान बराबर नहीं हो, उसे कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार कह रहा है कि मैग्नीशियम के वायु में जलने का कंकाली समीकरण है। ये एक जो समीकरण है, किस तरह का समीकरण है? तो कंकाली समीकरण। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ डिसबैलेंस है, बराबर नहीं है। रासायनिक समीकरण। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। वैसे जानेंगे कि रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, क्यों हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, क्या जरूरी है। तो पढ़ते हैं। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, याद होगा, आप पढ़े थे 9 क्लास में कि द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्यमान अनस्वरता का नियम क्या है। तो पढ़े थे हम 9 क्लास में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ पहले भाग लिए होते हैं उनका द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है उसमें नष्ट नहीं होता, ना ही और अधिक बनता है, जितना है उतना ही रहता है। तो क्या पढ़ा था हमने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। यहाँ से एक बात पता चला कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। अच्छा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात हम इसी को दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो हुई और उसके चलते जो उत्पाद बना और उन उत्पादों में जो जो तत्व शामिल थे उनका कुल द्रव्यमान अगर आप निकालें और जो अभिकारक हैं इधर दाएं बाएं साइड में, उनमें जो तत्व हैं उनका सभी द्रव्यमान को निकालकर जोड़कर दोनों तरफ का देखें, अगर बराबर आता है तब तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है, अगर नहीं आता है तो नहीं करता है। फिर कह रहा है दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसके पहले उसके बाद जो भी तत्व हैं उनकी परमाणुओं की संख्या समान रहती है, द्रव्यमान भी और परमाणुओं की संख्या भी। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। अब हम लोग संतुलित करना सीखेंगे कि किसी अभिक्रिया को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो किताब में थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, मैं आपको शॉर्टकट यहीं पे समझाता चलूंगा, ठीक है। जैसे दे दिया है जिंक धातु है जिसका संकेत Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। यहाँ से आप याद भी कर लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। जिंक सल्फेट का ZnSO4 हाइड्रोजन गैस के रूप में होता है, इसलिए H2 लिया जाता है, ठीक। अब हम इसको संतुलित करेंगे तो देखिए इधर भी जिंक है एक, इधर भी एक है, चलो भाई जिंक का टेंशन खत्म। इधर भी H2 है, इधर भी H2 है, इसका भी टेंशन खत्म। इधर SO4 है, इधर भी SO4 है, यानी एक S इधर भी है, इधर भी O4 इधर भी। आप S एक मत कीजिए, आप SO4 गिनिए, SO4 इधर भी एक है, SO4 इधर भी एक है। जब दोनों तरफ एक ही है तो टेंशन हमारा खत्म, ये बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए, किताब में आपको इस तरह सारणी बनाकर दिखाया कि दोनों तरफ
इन परमाणुओं की संख्या समान है। अब समान है तो इसलिए समीकरण पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखते हैं हम लोग नया। इसमें देखा जाए तो यह भी 1 है, इधर 3 है, तो डिसबैलेंस हो गया। इधर यश 2 है, इधर भी है, चलो ठीक है। यहाँ पे 1 है ओ और यहाँ पे 4 हो गया, तो बिगड़ गया। अब हमें यहाँ पे संतुलित करना है, सारणी के हिसाब से अलग है, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ शॉर्ट में। इधर यफ 1 है, इधर 3 है, तो इसे भी हमें 3 करना पड़ेगा, शुरू से ही करते हैं। तो चलिए इसे 3 कर देते हैं। ध्यान रहे कि इसमें संतुलित कैसे किया जाता है। तो हम किसी भी तत्व के आगे कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अंक गुणा में ले सकते हैं, लेकिन उसके इधर नीचे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके सही अनुपात को दर्शाता है। इसमें कोई गड़बड़ी हम नहीं कर सकते। हाँ, आगे कुछ भी कर सकते हैं, आगे कोई भी संख्या लगा सकते हैं, ध्यान रहे। तो चलिए 3 हो गया, चलो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। ये H2 भी इधर 2 है, इधर भी है, तब इसका कोई टेंशन नहीं है। इधर लेकिन O1 है, इधर 4 है, इसका टेंशन है। इसको कैसे क्या करें हम। तो ये आगे जो 3 है वो बताता है कि अब कितनी बार शामिल है, 3 बार आ गया। तो O के आगे भी अगर हम 3 लगा दें, 4 लगा दें, तो O भी 4 हो जाएगा इसके बराबर। चलिए लगाइए, H के आगे 4, चलो 4 लगाते हैं। ऑक्सीजन भी 4 हो गया, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया, ठीक है। और इधर भी 4 है, लेकिन अभी भी समस्या खत्म नहीं हुई, क्योंकि इधर अब हाइड्रोजन कितना हो गया, पहले तो 2 था, लेकिन 4 आने के चलते 4 दूना के 8 हो गया। ये 8, क्योंकि 2 है ना। H2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 4 बार आने का मतलब उसमें H कितनी बार आया है, 8 बार। तो अभी भी संतुलित नहीं हुआ, क्या करेंगे। तो अब इस हाइड्रोजन को भी 8 बार करना पड़ेगा। क्या करें, 2 है, इसके आगे भी क्या लगा देंगे, 4। तो इस तरह जाके बैलेंस हो जाएगा। तो आपको किताब में भी दिखाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब भी इधर 1 है, इधर 3 है, इधर H 2 है, इधर 2 है, इधर O 1 है, इधर 4 है। इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पे आपको सारणी में दिखाया है कि शुरू में जो H2 है उसमें 1 था, इधर Fe3O4 में हम 4 से गुणा कर दिए। इधर संतुलित करने के लिए इधर भी 4 से गुणा किए, इधर भी 4 से। तो मेरे ख्याल से जो मैंने बताया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही आसान है, ठीक है। किताब में आपको कई सारे चरणों में करके दिखाया है। पहले H2O को बैलेंस किया है, फिर आगे यहाँ पर फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया है, फिर आगे Fe को बैलेंस किया, और तब जाके फाइनली आपको यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण दिखाया है। फाइनली जो मैंने बताया वो बहुत ही आसान तरीका था करने का, जो इसी का ही तरीका था, लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस करके समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। शॉर्ट में समझ गए। इस तरीके को हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है, शॉर्ट विधि, ठीक है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जो ये विधि है, इसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करते हैं इसमें, इसीलिए तो बहुत आसान है ये। तो यहाँ पे ये बात आगे देख। अब आप शायद संतुलित करना सीख गए होंगे, तो आप NCERT बुक लिए हैं या कोई भी प्राइवेट बुक लिए हैं तो उसको निकालिए, और जो जो समीकरण दिया है एक्सरसाइज में अभ्यास करने के लिए उसको बनाइए आप, जरूर आपसे बनेगा। और मैं आपको अभी इससे संबंधित प्रश्न कराऊंगा, तो इस तरह भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि भौतिक अवस्थाओं को कैसे दर्शाते हैं किसी समीकरण में। आपने पहले रासायनिक समीकरण क्या है सीखा, कैसे लिखा जाता है वो भी सीखा, फिर उसको संतुलित किया जाता है। 2 तरह के समीकरण हो जाते हैं, एक संतुलित, एक कंकाली या असंतुलित। फिर क्यों संतुलित करते हैं वो जान गए हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। अब लिखना भी सीख गए कि कैसे बैलेंस किया जाता है, जान गए। अब जानेंगे हम कि भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन कैसे दर्शाते हैं। पहले पृष्ठ पर लिखे संतुलित समीकरण को सावधानी से जांचिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? जी बिल्कुल नहीं। आप पीछे देखिए, पता ही नहीं चलेगा कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, क्योंकि हम केवल संकेतों का प्रयोग किए हैं, उनकी अवस्थाओं का नहीं। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अभिकारकों और उत्पादों के जो रासायनिक सूत्र हैं
उनके साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दिखाते हैं। अगर अभिकारकों और उत्पादों के गैस, द्रव और जलीय और ठोस अवस्थाओं को हम क्या करते हैं कि अगर गैस होगा तो जी लेते हैं, द्रव होगा तो यह लिक्विड। अच्छा, गैस क्यों लेते हैं? क्योंकि गैस जी से गैस होता है। द्रव का यल लेते हैं लिक्विड। जलीय विलयन का हम एक्वस लेते हैं एक्यू। ठोस का हम लोग सॉलिड लेते हैं यस। तो समझ गए बात कैसे क्या करना है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, घोल यानी विलयन ग्रुप में, तब हम एक्यू एक्वस लिखते हैं। अब इस अभिक्रिया में देखिए, लोहा जो है आयरन वो ठोस होता है, इसलिए यस। तो पानी होता है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे जी लगाया है H2O। तो आप सोच रहे होंगे कि जी क्यों लगाया है। समस्या क्या है कि हम लोहे पर भाप डाल रहे हैं, पानी नहीं डाल रहे हैं, भाप गैस डाल रहे हैं, पानी का भाप डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जी लगाया गया। तो जब भाप प्रवाहित करते हैं तो Fe3O4 में बदल जाता है, जो कि एक सॉलिड है, ठोस है। जो निकलता है H वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है, इसलिए जी। यहाँ पे आपको आगे बताया है कि H2O के साथ जी चिन्ह का उपयोग किया गया है। तो यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। क्या दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग पानी के रूप में नहीं, भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता। प्रायः मतलब कभी कभी, प्रायः मतलब हमेशा किसी भी समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि यह आवश्यक ना हो, मतलब जरूरी ना हो, तब तक नहीं करते हम लोग। ये भी बात नोट करने लायक है, दिमाग में रखने लायक है। आगे बता रहा है कि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। मतलब कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसको कितने टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं, कितना तापमान दे रहे हैं, आँच या आग दे रहे हैं, कितना दाब उस पे है, कौन से उत्प्रेरक को रखे हैं जो उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है होने के लिए, उसमें क्या मिला रहे हैं आदि। तो उनको दर्शाना हो तो क्या करेंगे, तीर के ऊपर या नीचे लिख देंगे। मान लीजिए कि अगर कोई अभिकारक है और वो बनाता है प्रतिफल या उत्पाद बनाता है। अच्छा, अभिकारक को प्रतिकारक भी कहा जाता है, उत्पाद को प्रतिफल भी। तो कोई भी ताप हो या दाब हो उसको ऊपर लिखेंगे, या कोई उत्प्रेरक हो उसको भी ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, उत्प्रेरक। जैसे इस रिएक्शन में आपको दिखाया है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करता है तो कितने दाब पर करता है, 340 एटीएम, 340 वायुमंडलीय दाब पे करता है। जो हमारी वायुमंडल का दाब है उसको सामान्य माना जाता है 1, और उसका 340 गुना दाब पर ये करता है रिएक्शन और बना लेता है मेथेनॉल CH3O, जो कि एक द्रव होता है। वही नहीं, आगे एक और रिएक्शन दिखाया है कि जब CO2 और H2O, पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं एक्वस के रूप में, जलीय विलयन के रूप में लेते हैं, और जो जल अंदर से जड़ों द्वारा शोषित करते हैं लिक्विड, उसको उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूरज रहेगा तभी हो पाएगा ये, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो हरे रंग का होता है, उनके साथ ये रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाते हैं C6H12 एंड O6। एक्वस होता है जो जलीय विलयन के रूप में रहता है, जिसका उपयोग खुद कर लेते हैं। O2 हमारे लिए छोड़ देते हैं और H2O भी भाप के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अब इस समीकरण को, पुस्तक में दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। कार्बन इधर एक है, इधर भी एक है, O इधर एक है, इधर भी एक है, यहाँ पे H 2 दूना के 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये तो खुद ही बैलेंस है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर देखा जाए CO2 6 बार है, H2O 12 बार है, इधर O2 6 बार है, H2O 6 बार है। तो उस तरह यहाँ पे हमको करने में कठिनाई होगी। हम एक एक करके गिनते हैं कि कार्बन 6 है, इधर भी कार्बन 6 है, इधर ऑक्सीजन इधर 2 है, आइए 2 ऑक्सीजन O2 कितनी बार है, 6। एक ऑक्सीजन कितनी बार आया, तो 6 दूना के 12, 12 ऑक्सीजन इधर है, 12 इधर भी है, 12 12 24 है, इधर गिन लेते हैं। 6 ऑक्सीजन इधर है, 6 दूना के 12 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर, तो 6 12, 12 दूना के 24 ऑक्सीजन हो गए इधर,
चलो वो भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन है H2 जो 12 है, तो 12 दूना का 24 हाइड्रोजन, इधर 12 और ये 12 24, तो ये खुद बैलेंस है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं। इसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये नोट करने लायक है, दिमाग में रखने लायक। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं कि कौन कौन प्रश्न इस टॉपिक से आता है और कैसे कैसे प्रश्न किताब में देते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या आ सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो किताब में हिंदी में दिया था कि हाइड्रोजन क्लोरीन गैस अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, मैंने सीधा उसका संकेत लिख दिया, ठीक है। तो हमें समीकरण लिख किसको करना था, संतुलित, तो मैंने समीकरण ही लिखा है डायरेक्ट। तो चलिए संतुलित करते हैं। इधर देखिए, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 Cl है क्लोरीन, इधर लेकिन एक H है, इधर एक ही Cl है, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अगर इसके आगे 2 लगा दे तो, अगर हम इसके आगे 2 लगा दें तो 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, 2 Cl भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, H2 प्लस Cl2 टेंस टू HCl के आगे लगा देंगे हम लोग 2, और ये हमारा संतुलित हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। BaCl2 है और Al2SO4 का होल थ्राइस है। इधर BaSO4 बना है और AlCl3 बना है। तो Ba है, इधर एक, इधर भी एक है, चलिए ठीक है। इधर Cl2 है यानी 2 Cl है, इधर Cl3 है यानी 3 है, तो बैलेंस तो है नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ पे Al2 2 बार है, यहाँ पे Al कितना है, एक ही बार है, यहाँ पे SO4 3 बार है, यहाँ पे एक ही बार है। तो चलिए बैलेंस कर, क्या करते हैं हम लोग, Al को ही डबल करते हैं, यहाँ से, यहाँ 2 Al है तो इसको 2 लगा देते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिख के करता हूँ, BaCl2 प्लस Al2 SO4 का होल थ्राइस, फिर BaSO4 है और फिर AlCl3 है। इधर भी BA समान है, हम इसको मेंटेन करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 Al हो जाएगा। तो एक क्लोरीन कितना हो जाएगा, Cl, 3 दूना के 6 हो जाएगा Cl। तो यहाँ पे तो 2 ही है, क्या करें, तो यहाँ पे अब क्या लगा देंगे हम, 3 लगा देंगे, ताकि Cl कितना हो जाए, 3 दूना के 6। यहाँ पे हम पहले 3 भी लगा सकते थे, तो पहले से भी वही काम कर सकते थे, अभी भी वही काम किए, यहाँ पे भी 3 लगा सकते थे, लेकिन 3 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग ने 2 ही लगाए। समझ में आ रहा बात। अब देखिए यहाँ पे अब Cl2 कितना हो गया, 3 दूना के 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया, लेकिन Ba कितना हो गया, 3। तो इधर भी Ba को क्या कर देंगे हम, 3। तो जैसे ही Ba को 3 किए तो SO4 भी कितना हो गया, 3। तो जब ये 3 हो गया तो इधर है क्या, SO4 3, लिख लीजिए, SO4 3 बार है, हाँ। तो पूरा समीकरण हमारा बैलेंस हो गया, कहानी खत्म। चलिए आगे, Na जो है H2O से अभिक्रिया कर NaOH बनाया और H2 गैस निकल गया बाहर, क्या दोनों बराबर हैं, तो Na इधर एक है, इधर भी एक है, चलिए ठीक है। H2 इधर 2 है हाइड्रोजन, इधर 1 और 2 1 3 है, इधर O 1 है, इधर 1 है, तो सोडियम और O बराबर है, लेकिन H2 बराबर नहीं है। इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो देखिए लिख लेते हैं पहले नीचे इसको, Na प्लस H2O टेंस टू NaOH और हाइड्रोजन गैस। हमें इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और इधर 3 है। क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, 2 लगाने से 4 हो जाएगा, तो इधर तो 3 ही है, आप क्या करें, तो इसके आगे भी 2 लगा देता हूँ ताकि 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, लेकिन हाँ सोडियम भी तो हो गया, Na 2 हो गया, तो इसको भी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इधर ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो इधर भी तो ऑक्सीजन 2 ही है, तो सारा समीकरण बैलेंस, यानी एक को बैलेंस करने मतलब करते हैं तो दूसरा वाला भी ऑटोमेटिक बैलेंस में हो जाता है। यही खासियत है बैलेंस करने का। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए
उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो किताब में एनसीईआरटी के इसमें हिंदी में लिया दिखा था, मैंने इसको संकेत में लिख लिया। अब मैं डायरेक्ट आपको संकलित करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ BaCl2 Na2SO4 एक्वस, फिर BaSO4 सॉलिड है, ये ठोस ये भी एक्वस है। यहाँ पे प्लस में NaCl जो आया वो भी एक्वस है, मतलब जलीय विलयन में लिया गया। ठीक है, जलीय विलयन में। अब संतुलित करते हैं। इधर Ba1 है, इधर भी 1 है, इधर Cl2 2 है, इधर Cl एक ही है। तो अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो 2 Cl हो जाएगा। चलिए हाँ हो गया। तो Na भी 2 हो गया। क्या इधर है? हाँ है। तो Na का भी टेंशन खत्म। SO4 एक ही है, इधर भी एक ही है, तो बैलेंस एक ही से हो गया। केवल एक ही चेंज करना था, जिसके चलते बैलेंस हमारा हो गया। चलिए इधर देख लेते हैं आगे। NaOH है, HCl है, NaCl है, H2O है। तो Na इधर 1 है, OH है, फिर ये एक्वस है, जलीय विलयन। HCl भी एक्वस है, यानी जलीय विलयन में ही है। NaCl भी जो आया इसमें वो भी एक्वस है, यानी जलीय विलयन है। और जो H2O आया वो पानी है, द्रव यानी लिक्विड है। अब क्या करेंगे, इधर Na 1 है, इधर भी 1 है, चलो ठीक। इधर OH है, इधर H2O है, तो इस तरह नहीं मिलाते। इधर O1 है, इधर भी O1 है, इधर H और एक H, 2 H है, इधर भी 2 H है, टेंशन खत्म। Cl इधर 1 है, इधर Cl भी 1 है। तो देखा जाए तो इधर भी Na 1 है, इधर भी 1 है, OH और H, H2, Cl भी 1 है, इधर भी Cl 1 है। तो खुद ही बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये समीकरण ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, इस टॉपिक से संबंधित अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों करते हैं हम संतुलित? तो अभी हमने जाना कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो जब किसी रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ, उस तीर के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो वो समीकरण संतुलित होता है। तो लिखेंगे हम, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तीर के दोनों ओर, जैसे ये तीर है और इसके दोनों तरफ, इधर भी बाएं और दाएं, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। देख सकते इधर भी H2Cl2 है, इधर भी 2H है, इधर भी 2Cl है। तो इस समीकरण को क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्यों किया जाता है तो आगे देखिए। क्यों किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो समझेंगे हम लोग कि किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है। आप जानते होंगे 9 क्लास में कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या था। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जो इधर पहले उत्पाद थे तीर के इधर बाएं में, तो दाएं में जो बनता है दोनों बराबर ही रहते हैं, दोनों का द्रव्यमान। कह रहा है कि जिसके अनुसार, इस द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। यानी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों का कुल द्रव्यमान, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है उनका जो द्रव्यमान होगा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी जो पहले था द्रव्यमान उतना ही रहेगा, कम या अधिक नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या रहती है? समान रहती है, तभी तो द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे जानकारी हम देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संकलित कीजिए। यानी ये जो शब्दों में दिया गया रासायनिक समीकरण उसको संकेतों में लिखिए और संतुलित भी कीजिए। ये काम करना हमें। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे गैस है,
से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन कभी भी अकेला नहीं पाया जाता स्वतंत्र, वो गैस के रूप में पाया जाता है N2, ठीक है ना। फिर जो हाइड्रोजन होता है वो भी अकेला नहीं पाया जाता, वो भी गैस के रूप में पाया जाता है। और जो इनसे अमोनिया बनता है NH3, वो भी गैस ही होता है। अब इनको संतुलित करना है तो इधर N2 है, इधर 1 है, इधर H2 है, इधर 3 है। चलिए पहले N को कर देते हैं, इधर 2 हो गया, लेकिन H कितना हो गया, 3 इधर था और 2 बार आ गया, यानी 3 गुना के 6 बार आ गया। तो इधर कितना करना पड़ेगा, 3, बैलेंस हो गया। इधर भी 3 गुना के 6। अब आ जाते हैं आगे। अगला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S। गैस है तो G लगा देंगे। वायु मतलब ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, जल यानी H2O बनेगा, जो कि एक लिक्विड है L। और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनेगा, जो कि एक गैस है जी। बैलेंस करना है हमें, इधर H2 है, इधर भी 2 है, चलो ठीक है। इधर O2 है, इधर O3 है। यस को देख लेते हैं, यस इधर 1 है, इधर भी 1 है। बैलेंस किसको मुख्य रूप से करना है, O को। क्या करें भाई, तो इधर तो 2 है, इधर भी 2 1 3 है, इधर 2 ही है। चलिए इधर 3 है तो यहाँ पे हम 2 लगा के 4 कर देते हैं। इसको 4 कर देंगे तो इधर तो 3 ही है, इधर 4 हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगाएं तो H2 4 हो गया। और ध्यान दीजिए H2 4 हो गया, O भी 2 हो गया है, तो 2 हो गया, तो इधर 4 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर हम बैलेंस करते हैं 4, तो यहाँ पे यस भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। कुछ अलग करते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को तो बराबर कर लिया, इधर भी 4 कर लिया, इधर भी 4 कर लिया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। तो अब इसे भी, इधर 4 हो गया, इधर 2 ही है, इसको 4 करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, 2 लगा देंगे। तो 4 तो हो गया, लेकिन यस का कितना हो गया हमारा, यस, तो ये यस भी 2 हो गया, इधर से 2, यहाँ पे कितना है, 1 ही है। चलिए इसको भी बैलेंस करते हैं, 2 कर दिए, चलो ठीक है। तो यस भी बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया इधर, तो इधर से 2 था और इधर से 2 दुना के 4, 4 तो 6 हो गया, और इधर कितना है, 4 ही है। अब क्या करें, तो हम इसे 2 ना लिख के क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। 3 दुना के 6 इधर हो गया बैलेंस। तो आप पहले जैसे भी सिंपली लगता है, जहाँ से लगता है बैलेंस करना वहाँ से कीजिए। लास्ट में आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना रखेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा, या अभ्यास की इसमें जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस होता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसके साथ कौन अभिक्रिया कर रहा है, BaCl2। एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, ये हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट BaSO4 देता है, अवक्षेप देता है, तो नीचे तीर चिन्ह बना देंगे। इसको बैलेंस करना है, इधर 2 Al है, इधर 1 ही है। क्या करें, कर दीजिए बैलेंस, 2 Al हो गया इधर, लेकिन 3 दुना के 6 Cl हो गया, इधर 2 ही Cl है। क्या करेंगे, 3 लगा दीजिए, 3 Cl, 3 दुना के 6 Cl2 हो गया। लेकिन Ba कितना हो गया, 3 हो गया, तो इधर कितना है, 1 ही है, चलो इसको 3 कर दो, तो इधर ये 3 हो गया Ba। अब बचा SO4, इधर 3 है, इधर कितना है, SO4 3 बार है, इधर भी, तो खुद ही बैलेंस हो जा रहा है। यानी एक को बैलेंस करते करते दूसरा ऑटोमेटिक बैलेंस होना शुरू कर जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसका लास्ट है कि पोटेशियम धातु पोटेशियम धातु के जल के साथ यानी H2, ये सॉलिड है, अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बनाता है।
और हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करता है, इसे बैलेंस करना है। इधर के एक है, इधर भी एक है, इधर O एक है, इधर भी एक है, H2 इधर है, इधर लेकिन 3 है। क्या करें, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर इधर 2 लगाते हैं तो 4H2 हो जाता है, इधर तो 3 ही है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो इधर 2H इधर 2, 4 हो गया। लेकिन K कितना हो गया, 2, इसको भी क्या कर देंगे 2। O बैलेंस है कि नहीं देख लीजिए, इधर O 2 है, इधर भी O 2 है, बैलेंस है। चलिए अब लास्ट इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसमें सब में बैलेंस ही करने वाला दिया है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। जो ऊपर अभी क्वेश्चन आया था कि क्यों किया जाता है संतुलित, तो वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसे याद जरूर रखें। छठवां है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ये दिया है नीचे, इन्हें बैलेंस करना है। इधर H एक है, इधर H एक है और इधर OH 2 है। OH 2 है मतलब 2 O जो है 2 बार है, H भी 2 बार है, तो हम एक एक करके काउंट करते हैं। H इधर 1 और 2 1 3 है, इधर कितना है 2 ही है। N कितना है, इधर 1, इधर कितना है 2। जो बाहर में कोष्टक के नीचे 2 लिखा रहता है ना, वो बताता है उसकी संख्या 2 है। तो इधर 1 है, इधर 2 है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए Ca इधर 1 है, इधर भी 1 है, इसका टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 2 5 है और इधर 3 दूना के 6 7 है। हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं, यानी हाइड्रोजन को 2 करते हैं इधर, तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 6 हो गया। अभी हम हाइड्रोजन पे ध्यान देंगे पहले। इधर हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर कितना है 2, क्या कीजिए करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 4 हो गया। अब नाइट्रोजन को देख लेते हैं, इधर N 2 हो गया, इधर कितना है 2 है, तो बैलेंस तो ये है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 दूना के 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, इधर 2 था, 6 2 8, इधर 3 दूना के 6 2 8, खुद ही बैलेंस हो गया। आगे अब दूसरा NaOH H2SO4, इधर Na 1 है, इधर 2 है, इधर O 1 और 4 1 5 है, इधर 4 1 5 है, ये तो बैलेंस है। H इधर 2 1 3 है और इधर 2 ही है। चलिए Na को बराबर करते हैं, इधर 2 लगा देते हैं, हो गया बैलेंस। तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 4 2 6 और H भी 2 हो गया, इधर भी H 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर देखा जाए तो इधर ऑक्सीजन हमारा कितना है, तो 4, अच्छा SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है, इधर 1 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ही ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करते हैं इसको। हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इधर भी 2 लगा देते हैं, 4 हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 4 ऑक्सीजन और ये 2 6 और यहाँ पे 2 ये और 4 ये 6, यह से देखा जाए बराबर है, यानी सब बैलेंस हो गया। और लास्ट है ये तीसरा, NaCl है, AgNO3 है, AgCl है, NaNO3 है, Na इधर 1 है, इधर भी 1 है, Cl इधर 1 है, इधर भी 1 है, Ag इधर 1 है, इधर भी 1 है, NO3 1 है, इधर भी 1 है। तो इसमें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब बैलेंस है ना, ये पहले से बैलेंस है, तो हो गया है बैलेंस। इस प्रकार ये खत्म होता है। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।